नमस्कार, मैं सुरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आम के बागों का जीर्णोद्धार कर फिर से बनाएं उपयोगी। एक्वेरियम के रंगीन मछलियों का पालन है रोजगार का बेहतर जरिया। आम के बाग एक निश्चित आयु के बाद फल देना कम कर देते हैं। ऐसे में किसान इन पुराने वृक्षों का जीर्णोद्धार करके उन्हें फिर से उपयोगी बना सकते हैं। तो इसी के लिए खास तरीके से वृक्षों की कटाई छटाई का काम किया जाता है, जिससे उनमें आगे चलकर फिर से अच्छा फलन शुरू हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुनीश्वर प्रसाद से। जब ये अपनी युवावस्था को प्राप्त कर लेता है और उसके बाद ये फलन कम होने लगता है और पौधे जो अपने वृद्धावस्था में जाने लगती है, तब हम इसके जीर्णोद्धार करते हैं कि वो पुनः युवावस्था को प्राप्त कर वो अपनी उत्पादकता को बनाए रखें। इस क्रिया को हम लोग जीर्णोद्धार कहते हैं। और ये जीर्णोद्धार की प्रक्रिया जो है आम के पौधे में, जो 40 साल के पौधे से ऊपर के होते हैं, उसमें करना लाभप्रद रहता है। तो इसका सही काटने का समय जो है नवंबर दिसंबर का माह है। आम के पुराने घने एवं आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी वृक्षों की सभी अवांछित शाखाओं को पहले चिन्हित कर लेते हैं। फिर दिसंबर माह में चिन्हित शाखाओं की भूमि सतह से लगभग 4 से 5 मीटर की ऊंचाई पर आरी से कटाई करते हैं। कटाई के लिए शक्ति चालित आरी अधिक उपयुक्त रहती है। सूखी, रोग ग्रसित एवं पेड़ के बीच की घनी शाखाओं को काटकर निकाल देते हैं। लेकिन काटने के पहले पुराने वृक्ष में इतने मोटे तने होते हैं कि काटने के समय में ये ध्यान रखना चाहिए कि वो पौधे को काटने के बाद वो फटे नहीं और पौधे को नुकसान भी ना हो, दूसरी डालियों को नुकसान भी ना हो। तो इस तरह से इसके कटाई की जाती है। कटाई करते समय ये सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि अनावश्यक रूप से शाखाओं का निचला भाग फट न जाए। इसलिए पहले आरी से नीचे की तरफ लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर कटाई कर फिर टहनी के ऊपरी भाग से कटाई करते हैं। कटाई के तुरंत बाद 1 किलोग्राम फफूंदीनाशक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 250 ग्राम अरंडी का तेल उचित मात्रा में पानी में मिलाकर तैयार लेप करें। जब हम कटाई कर लेते हैं तो कटाई के तुरंत 1 दिन के अंदर में उसकी सारी डालियों को उस जगह से हटा करके दूसरे दूर जगह पर रखना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि उस पौधे से एक तरह का गंध निकलती है, जिससे कि आम के तना छेदक कीड़ों का प्रकोप उसमें होने की संभावना रहती है। इसको निकालने के बाद ये पूरे पौधे को चूने और ब्लू कॉपर के घोल से इसको पुताई कर देते हैं। 1 लीटर का जो चूना का घोल है उसमें 2 से 3 मिलीलीटर क्लोरीपैरिफास दवा का घोल और 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लू कॉपर का दवा मिला करके उसको पूरा पुताई कर देते हैं और उस पर कोई भी रोग और कीड़ों का प्रकोप न हो। जीर्णोद्धार के लिए आम वृक्षों की कटाई बाग की एकांतर पंक्तियों में करनी चाहिए, जिससे बागवानों पर आर्थिक प्रभाव कम पड़ता है। इसके तुरंत बाद ये देखा जाता है कि और उसकी हल्की सिंचाई करने भी आवश्यकता है कटने के बाद। और फरवरी माह में, क्योंकि फरवरी माह के बाद इसके पत्ते और कल्ले निकलना शुरू होगा, उस समय उसको पोषक तत्व प्रबंधन करना अति आवश्यक है। इसमें हम यूरिया लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 3 किलोग्राम और पोटास 1.5 किलोग्राम की मात्रा का प्रयोग करते हैं। लेकिन फरवरी माह में हम यूरिया का आधा ही प्रयोग करते हैं, लगभग 1.25 किलो प्रयोग करेंगे और सिंगल सुपर फास्फेट 3 किलोग्राम
और म्यूरेट ऑफ पोटाश 1.5 किलोग्राम का प्रयोग करेंगे। जब जुलाई में जब बरसात की शुरुआत होने लगती है उस समय हम शेष यूरिया का प्रयोग करेंगे और उसी समय में हम लगभग 1 से 1.25 क्विंटल गोबर का खाद का प्रयोग करेंगे। आम के बागों की सामयिक निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। समुचित देख रेख के अभाव में काटे गए वृक्ष तनाभेदक कीट से ग्रसित हो जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए कीट द्वारा बनाए गए सुराख में लोहे की पतली तीली डालकर कीड़ों को निकालकर नष्ट कर देते हैं या कीटनाशी में भीगे रुई के फाहों को छेद में रखकर छेद को गीली मिट्टी से बंद कर देते हैं। इस प्रकार इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद जब ये पौधे में से कल्ले बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, कल्ले जब ज़्यादा आ जाएंगे तो उसको विरलीकरण भी ज़रूरी है, उसकी छटाई कटाई भी करनी ज़रूरी है। नहीं तो ज़्यादा संख्या में आने के बाद वो पौधे की जो डायरेक्शन है या पौधे का जो विन्यास है उसको हम सही रूप से नहीं रख पाएंगे। इसीलिए हम लोग शुरुआती दौर में 8 से 10 कल्ले ही रखते हैं और फिर धीरे धीरे पुनः करके चारों दिशा में हम लोग 4 कल्लों का ही विकास करने के लिए देते हैं, जिससे कि वो पौधे अपनी आकार को ले सके, छत्रकनुमा आकार को ले सके। दूसरी बात ये जो कटाई के बाद जो खाली जगह बचती है उसमें हम कोई भी बहुस्तरीय प्रणाली की फसल ले सकते हैं जो कम दिनों की हो, जो 2 से 3 महीने की हो, 4 महीने की हो। इसमें हम जो भी सब्जियां हैं, सब्जियों की खेती कर सकते, जैसे टमाटर हो गया, फ्रेंच बीन हो गया, है ना, पालक हो गया, बोधी हो गया, बोरा हो गया, ये सभी चीज़ों की खेती कर सकते हैं, जिससे कि हमें उस जो बीज का अंतराल है उसमें अच्छा हमको उत्पादकता मिल सके। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, आज बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए ये जरूरी है कि बदलते समय की मांग के अनुसार व्यवसायों को अपनाया जाए, तभी आपको अच्छी आमदनी मिलेगी। अगर रंगीन मछलियों के पालन की बात करें तो ये व्यवसाय आज अच्छी आय का जरिया बनता जा रहा है। अगर आप भी रंगीन मछलियों का पालन करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आप कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास। नमस्ते। देखा जा रहा है कि एक्वेरियम में मछली पालन धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है और इसी कारण में आज हम आपके साथ एक्वेरियम में मछली पालन के बारे में और उनके प्रजनन के बारे में चर्चा करेंगे। मछली एक्वेरियम एक जलीय प्राकृतिक सौंदर्य रूप है। बाजार में विभिन्न आकार और आकृति के एक्वेरियम आसानी से मिल जाते हैं, जिनमें आयताकार, गोल, वर्गाकार, त्रिकोण आदि काफी प्रचलित हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनका चयन कर सकते हैं, साथ ही इनको स्वयं घर पर भी बना सकते हैं। एक्वेरियम तैयार कर अनुकूलित करने के बाद उसमें विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी मछलियां पाली जाती हैं। वैसे एक्वेरियम में जब आप मछली पालन करते हैं तो कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। जैसे कि जब आप एक्वेरियम, सबसे पहले जब आप एक्वेरियम रखते हैं अपने घरों पर तो आप कहाँ पर रखेंगे। ध्यान रखिए, जब आप एक्वेरियम रखते हैं तो डायरेक्ट जो सूर्य किरण है उसके सामने नहीं रखना चाहिए और जो मेन एंट्रेंस, मतलब आपका जो मेन दरवाज़ा है उसके बगल में नहीं रखना चाहिए। ये दोनों चीज़ों को ध्यान में आपको देना चाहिए। सेकंड है, जब आप मछली का घनत्व, एक्वेरियम में मछली स्टॉकिंग आप कितना कर सकते हैं। जब आप एक्वेरियम ग्लास में मछली रखते हैं
तो हमेशा ये जिज्ञासा रहता है कि आप कितना मछली डालेंगे उसमें। जब भी एक्वेरियम का पहले आप माप ले लीजिए, मतलब उसके लंबाई और चौड़ाई, यानी अगर लंबाई आपका 3 फीट हो यानी 90 सेंटीमीटर और उसका जो ऊंचाई है वो लगभग 1 फीट हो तो 30 सेंटीमीटर। मान लीजिए अगर आप 5 सेंटीमीटर का मछली वहाँ पर डालते हैं एक्वेरियम में, तो तब 135 5 से अगर आप भाग कर देते हैं तो लगभग आपका 27 मछली, तो वो जो 3 बाई 1 फीट का जो आपका मछली का टैंक है उसमें आप 27 मछली डाल सकते 5 सेंटीमीटर के साइज का। तो इस तरह आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक्वेरियम में कितना मछली आपको डालना चाहिए। आमतौर पर 2 से 5 सेंटीमीटर औसतन आकार की 50 मछलियां प्रति वर्ग मीटर जल में रखना ज्यादा बेहतर माना गया है। एक्वेरियम को खरीदने के बाद उसे सजाने से पहले अच्छी तरह साफ पानी से धो लें। इसके बाद साफ बालू की परत बिछा देते हैं और उसके ऊपर छोटे छोटे रंगीन पत्थर की एक परत को बिछा दें। पत्थर बिछाने के बाद थर्मोस्टेट, एयरेटर और फिल्टर को लगा दें। एक्वेरियम में जलीय पौधे लगाने से ये और भी आकर्षक लगता है। इसके लिए बाजारों में आजकल तरह तरह के कृत्रिम पौधे और खिलौने उपलब्ध हैं। इसके बाद एक्वेरियम में पानी भरा जाता है। एक्वेरियम में भरा जाने वाला पानी क्लोरीन मुक्त होना चाहिए, इसलिए यदि नल का पानी हो तो उसे कम से कम 1 दिन संग्रह कर छोड़ देना चाहिए और फिर उस पानी को एक्वेरियम में भरना चाहिए। फिर आ जाता है कि आप कौन सा मछली उसमें डालेंगे, क्योंकि बहुत सारा अलग अलग प्रजातियों का रंगीन मछली आता है। तो इस हिसाब से आपको पता करना है कि मछली का खाने का स्वभाव, मतलब वो कौन सा खाना खाते हैं और उनका व्यवहार कैसा है। इस हिसाब से मछली को हम कई अलग अलग सेट में, जैसे जिसके साथ जिसका सामंजस्य अच्छा है उसके साथ हम रखते हैं। मान लीजिए अगर हम एक सेट में गोल्ड फिश, जैसे गोल्ड फिश का भी बहुत सारा प्रजाति है, शूबुनकिन, फिर वेल टेल, फैन टेल, फिर कॉमन गोल्ड फिश, ऐसे करके और भी बहुत सारा प्रजाति है। ओरेंडा रेड कैप जो बहुत ही प्रचलित है। इस तरह के मछली के साथ आप शार्क जो कि छोटे आकार की हो, जैसे टाइगर शार्क या सिल्वर शार्क, बिल्कुल अच्छे से डाल सकते हैं और आपके एक्वेरियम भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सेट, अगर आप चिचलिडे फैमिली जैसे टेक्सस हो गए या फिर कुछ अलग जाति का अगर चिचलिड रखते हैं तो उसके साथ आप गौरम ही रख सकते हैं। नेक्स्ट आप और भी एक सेट बना सकते हैं, जैसे शिशुजनक मछली माने मौली, गप्पी, प्लाटी, स्वॉटेल, इसके साथ आप डाल सकते हैं जेब्रा डैनियो और आप डाल सकते हैं छोटा छोटा ग्लास फिश। ऐसा करके आप अलग अलग डिफरेंट सेट बना सकते। सिर्फ ध्यान रखिए कि वो कौन सा खाना पसंद करते। जैसे मांसाहारी मछलियों के साथ आप वैसा मछली, शाकाहारी मछली को मत रखिए। तो क्या होता है, वो अगर बड़े आकार का मांसाहारी मछली है तो वो छोटा मछली को खा जाएगा। इस हिसाब से आप मछली को चयन कीजिए। मछलियों का प्राकृतिक आहार प्लवक है, परंतु एक्वेरियम में मुख्यतः कृत्रिम आहार का प्रयोग किया जाता है। आहार दिन में 2 बार निश्चित समय में 2% शरीर भार के अनुसार दिया जाना चाहिए। ये मात्रा जरूरत के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। भोजन उतना ही देना चाहिए जितना मछलियाँ तुरंत खाकर खत्म कर दें। सप्ताह में 1 या 2 बार प्लवक भी खिलाना चाहिए, इससे मछलियों की चमक बनी रहती है। मछली जब आहार आप देते तो ध्यान रखें, बहुत सारा पेट शॉप नाम करके बहुत सारा दुकान आप देख पाते, तो उसमें से आप को पता लगाना पड़ेगा कि ज़्यादा प्रोटीन युक्त खाना कौन सा है। लगभग 15 से 20% प्रोटीन खाना आपको उपलब्ध करवाना है, क्योंकि ये कलर एनहांस करता है आपका, और जिसमें पिगमेंट ज़्यादा हो यानी कैरोटिनॉइड या एक्सांथनिन, ये सब पिगमेंट अगर जिस खाने में ज़्यादा है उस खाने का मछली पिलेटेड फॉर्म में आप डाल सकते हो। या फिर अगर लाइव फीड आप प्रयोग करते हैं तो माने ट्यूबिफिक्स, उसको आप छोटा छोटा पीसेस में काट करके उसको छिद्र वाला एक छोटा कप में एक्वेरियम के टैंक के साइड में आप रख के मछली को अच्छे से खाना प्रयोग कर सकते हैं। तो मछली उस कप से अपने आप ही खाना लेते रहेगा और आपके एक्वेरियम दूषित से मुक्त रहेगा। एक्वेरियम में मछली पालन करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि थर्मोस्टेट द्वारा पानी का तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखें। एयरेटर द्वारा वायु प्रवाह निरंतर करना चाहिए। पानी साफ रखने के लिए फिल्टर का उपयोग करना चाहिए। एक्वेरियम में उपस्थित अनावश्यक आहार या फिर उत्सर्जित पदार्थों को प्रतिदिन साइफन द्वारा बाहर निकालना चाहिए। हर 15 दिन में एक बार आधा पानी निकालकर स्वच्छ पानी भरना चाहिए। यदि कोई मछली मर जाती है तो उसे तुरंत ही निकाल दें। अगर कोई मछली बीमार हो तो इसका उपचार करना जरूरी है।
एक्वेरियम के शीशे की दीवार कुछ समय बाद धुंधली दिखाई देने लगती है, इसलिए इसे मुलायम साफ कपड़े से बिना खरोंच के शीशे को प्रतिदिन पोंछना चाहिए। एक्वेरियम में लगाए गए उपकरणों की क्रियाविधि की जांच समय समय पर करते रहें। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 4 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इन 4 दिनों के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सब्जी की फसलों जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई करें। जीरे की बुआई के लिए यह समय उपयुक्त है। बुआई के लिए RZ19, RZ209, GG4 व RZ223 उन्नत किस्में हैं, इनका आप चयन करें। बीज की मात्रा 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई से पहले बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिमिया 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडीमेथिलीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के बाद अंकुरण से पहले प्रयोग करें। सरसों की फसल में 30 दिन की अवस्था होने पर सिंचाई करें और इसी समय 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से दें। चने की 40 दिन की फसल पर पहले सिंचाई करें। फसल में दीमक के प्रकोप को कम करने के लिए 4 लीटर क्लोरोपाइरिफास 20 EC प्रति हेक्टेयर सिंचाई के साथ दें। गाजर की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई करें और शेष बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 45 दिन बाद प्रयोग करें। नवजात पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए विशेष ध्यान रखें और रात के समय नवजात पशु की पीठ के चारों ओर जूट की बोरी बांधें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बीजलपुर, जिला करौली के प्रताप सिंह ने। आपने हरे चारे के लिए बरसीम की खेती पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। दुधारू पशुओं के लिए बरसीम बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट हरा चारा है। इसमें रेशे की मात्रा कम और प्रोटीन की औसत मात्रा 20 से 22% होती है। ये चारा आसानी से पचता है, जिसके कारण दुधारू पशुओं को अलग से खली दाना देने की जरूरत कम पड़ती है। पशुपालन व्यवसाय में दुधारू पशुओं के आहार पर लगभग 70% खर्च आता है, जिसको हरा चारा उगाकर खर्च को कम करके अधिक लाभ लिया जा सकता है।
बरसीम को खिलाने से पशु स्वस्थ रहते हैं और उनका दूध उत्पादन बढ़ता है। बरसीम साल के पूरे शीतकालीन समय में और गर्मी के आरंभ तक हरा चारा उपलब्ध करवाती है। बरसीम का अधिक उत्पादन होने पर हरे चारे का साइलेज बनाते हैं, जो चारे की कमी होने के समय उत्तम पशु आहार होता है। इसके अतिरिक्त ये लवणीय और क्षारीय भूमि को सुधारने के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाता है। बरसीम की अच्छी फसल के लिए सिंचित खेत का जल धारण क्षमता वाली हो, जिसमें जल निकास की अच्छी सुविधा हो। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और नाइट्रोजन और फास्फोरस की आपूर्ति के लिए बुआई के समय डीएपी की 155 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, उन्नत किस्में स्थानीय किस्मों की तुलना में अधिक पैदावार देती हैं, इसलिए अधिक और जल्दी चारा प्राप्त करने के लिए बरसीम की वरदान, मिसगावी, बुंदेलखंड बरसीम, GLB 148, BL10 इत्यादि किस्मों का चयन करें, जिनकी प्रति हेक्टेयर चारे की औसत उपज 800 से 1000 क्विंटल है। जहां तक बीज दर की बात है तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 20 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें और यदि बुआई के समय बढ़िया क्वालिटी का प्रमाणित बीज उपलब्ध ना हो तो स्थानीय बीजों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें कासनी नामक खरपतवार के बीज मिले हो सकते हैं। कासनी के बीजों को अलग करने के लिए नमक 5 से 10 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोलकर उसमें बरसीम का बीज कुछ समय के लिए डालकर रखते हैं, जिससे कासनी का बीज हल्का होने के कारण घोल के ऊपर तैरने लगता है। फिर इसको अलग कर लें। इसके बाद 2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कैप्टान या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद 1.5 से 2 लीटर गर्म पानी में 250 ग्राम गुड़ का घोल बना लेना चाहिए। फिर घोल को ठंडा करके उसमें राइजोबियम कल्चर पाउडर 200 ग्राम को अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को 25 से 30 किलोग्राम बीज पर छिड़क कर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद शोधित बीज को छायादार स्थान पर सुखा लें और 24 घंटे के अंदर बुआई कर दें। किसान भाइयों, यदि बरसीम का राइजोबियम कल्चर उपलब्ध ना हो पाए तो जिस खेत में पहले बरसीम बोई गई हो उस खेत की मिट्टी बीज के वजन के बराबर लेकर उसे बीज के साथ मिलाकर बुआई करें। इस प्रकार किसान भाइयों बरसीम की प्रथम कटाई बुआई के 50 से 55 दिन के बीच कर सकते हैं और अन्य कटाइयाँ 30 से 35 दिन के अंतराल पर करते हैं। बरसीम की अगली कटाइयों से अधिक उपज मिले, इसके लिए फसल को जमीन की सतह से 5 से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटना जरूरी होता है और प्रत्येक कटाई के बाद जरूरत के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करते रहें। प्राय ये देखा गया है कि प्रथम कटाई के दौरान कम उपज मिलती है, परंतु दूसरी और तीसरी कटाई के समय सबसे अधिक उपज मिलती है। इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर बरसीम की खेती हरे चारे के लिए करते हैं तो आपको इस फसल से हरा चारा औसतन 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।